Question 1. Find the direction of friction on each block and on the ground. Assume all surfaces are rough and all velocities are with respect to the ground. Okay. तो बच्चों हमें हर एक ब्लॉक की वेलोसिटी दे रखी है. इस केस में फ्रिक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर मुझे किसी भी ब्लॉक पे फ्रिक्शन देखना हो, ठीक है, मान लो ये ए ब्लॉक है, इस पे फ्रिक्शन देखना है, मान लो इसके नीचे रखा हुआ है बी ब्लॉक, राइट. तो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि हम ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी डिफाइन करें. जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी, जो भी इसकी डायरेक्शन आएगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा दें, अपोजिट टू दैट, राइट. ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है. तो बस इसी को यूज़ करना है. जैसे कि आप ई डी के बीच में पहले बात करते हैं, तो इसमें मैं ई का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ. तो वेलोसिटी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू डी क्या होगी, लेट से मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्सिस ले रहा हूँ और इसको नेगेटिव एक्सिस ले रहा हूँ. तो वेलोसिटी ऑफ ई इज़ +2 एंड डी इज़ +1, सो इट विल कम आउट टू बी 1, +1 आ जाएगा, राइट. तो पॉजिटिव में आया रिलेटिव वेलोसिटी ई का विद रिस्पेक्ट टू डी, तो हमें फ्रिक्शन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, यानी कि ई पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, राइट. जो ई पे फ्रिक्शन लग रहा है, मुझे पता है कि इक्वल एंड अपोजिट पेयर में फ्रिक्शन लगेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ. तो अगर ई पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा है तो डी वाले ब्लॉक पे इस म्यूचुअल कॉन्टैक्ट की वजह से फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, राइट. ई डी के बीच में आ गया. अब डी और सी के बीच में बात करते हैं. तो इसमें अपने को निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू सी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ डी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी. तो डी की वेलोसिटी अपने को दे रखी है +1 और सी की वेलोसिटी अपने को दे रखी है +3. दिस विल कम आउट टू बी -2 मीटर पर सेकेंड. और फ्रिक्शन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, नेगेटिव में बना तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा. तो डी पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो हमारे पास इधर लगेगा सी की वजह से, और डी पे अगर इधर लग रहा है सी की वजह से, ठीक है जी, तो सी पे डी की वजह से लगेगा इधर, इक्वल एंड अपोजिट. देखो ये पेयर बन गया एक और एक ये पेयर बन गया. पेयर अकॉर्डिंगली बनाते जाना है अपने को. फिर ऐसे बच्चों सी और बी के बीच में निकाल सकते हैं. सी बी के बीच में वेलोसिटी सी विद रिस्पेक्ट टू बी, velocity of C minus velocity of B, velocity of C is +3 and velocity of B is +5. This will come out to be -2 मीटर पर सेकेंड अगेन. तो नेगेटिव में आया तो C पे जो लगेगा अपने पास B की वजह से C पे लगेगा आगे की तरफ, और जो सी पे आगे की तरफ लगा है इक्वल एंड अपोजिट बी पे लगेगा सी बी कॉन्टैक्ट की वजह से पीछे की तरफ. सिमिलरली बी और ए के बीच में वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी इज +5 एंड ए इज -5. दिस विल कम आउट टू बी 10, राइट. पॉजिटिव में आया तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो बी पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे और ए पे फ्रिक्शन लगेगा आगे, राइट. अब ए पे ग्राउंड के कारण भी लगेगा क्योंकि ग्राउंड के साथ भी कांटेक्ट में है. तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि अगला सरफेस ग्राउंड है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अपना वेलोसिटी ऑफ ए इज़ 5 एंड वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड इज़ 0. तो ये +5 आ जाएगा, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में यानी पीछे की तरफ लगेगा ए पे. वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ ए अपने को -5 दे रखी है नेगेटिव में, तो -5 -0, दिस विल कम आउट टू बी -5. तो ए पे लगेगा आगे की तरफ, ठीक है जी, और ग्राउंड पे उतना ही लगेगा पीछे की तरफ, ठीक है. तो ओवरऑल ये फ्रिक्शंस लगेंगे. पेयर वाइज बनाए हैं हमने, देखो ये पेयर इसके साथ, ये पेयर इसके साथ, ये वाला पेयर इसके साथ, ये वाला पेयर इसके साथ और ये वाला पेयर इसके साथ.
क्वेश्चन 2, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक्स एंड ऑन द ग्राउंड। तो इसमें डायरेक्शन देखने के लिए वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अगर ए पे डायरेक्शन देखनी है तो ए की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी डिफाइन करेंगे। दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए इज गिवन एज -3 and velocity of b is given as -6. This will be -3 plus 6 plus 3. जो relative velocity की डायरेक्शन आई उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको फ्रिक्शन लगाना है। तो पॉजिटिव आ गई वेलोसिटी तो हमें फ्रिक्शन लगाना होगा ए पे पीछे की तरफ। जो ए पे लगेगा इक्वल एंड अपोजिट बी पे इस कॉमन सरफेस की वजह से आगे की तरफ लगेगा, राइट। ओके, अब बी और ग्राउंड के बीच में देखना है तो बच्चों डायरेक्टली देख लो, बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आगे की तरफ जा रहा है तो बी पे ग्राउंड फ्रिक्शन देगा आगे की तरफ, और ग्राउंड पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बी के द्वारा वो लगेगा पीछे की तरफ। ठीक है, ये हो जाएंगी फोर्सेस। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक्स एंड द ग्राउंड, यही बताना है बस। क्वेश्चन 3, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक। तो फ्रिक्शन बताना है जी ब्लॉक पे, ब्लॉक का नाम दे देते हैं ब्लॉक ए। डायरेक्शन ऑन एंड नेचर ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक। तो बच्चों इस केस में देखो आप, हम ब्लॉक पे एफ फोर्स लगा रहे हैं और ब्लॉक वी 3 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये पता है क्योंकि ब्लॉक स्लाइड कर रहा है इंक्लाइन के ऊपर तो फ्रिक्शन का जो नेचर होगा वो तो काइनेटिक ही होगा बच्चों। नेचर जो होगा वो तो काइनेटिक होगा एज देयर इज स्लाइडिंग, राइट। अब फ्रिक्शन लगेगा किधर? अगर ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन देखें, ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ इंक्लाइन। वेलोसिटी ऑफ ए अगर मैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन ले लूँ और ये नेगेटिव डायरेक्शन ले लूँ तो ये अपने पास आ जाएगी। वेलोसिटी ऑफ ए इज़ +3, वेलोसिटी ऑफ इंक्लाइन इज़ 0, तो +3 आ जाएगी। इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाना है, पॉजिटिव डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ए पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। जो ए पे फ्रिक्शन लगेगा इंक्लाइन पे उतना ही फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ, राइट। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ए पे बेसिकली आंसर आ जाता है अप द इंक्लाइन और नेचर आ जाता है काइनेटिक। क्वेश्चन 4, फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक फॉर डिफरेंट रेंजेस ऑफ एफ। तो एफ की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए जो हमारे पास एक्सेलेरेशन आएगा ब्लॉक का वो बताना है। तो बच्चों हमें पता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन मेंशन्ड है तो लिमिटिंग वैल्यू अगर आप फ्रिक्शन की निकालें वो आ जाएगा म्यू इंटू एन। नॉर्मल का वैल्यू यहाँ पे एम जी के बराबर होगा तो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू इंटू एम इंटू जी, राइट। ओके, जब अप्लाइड फोर्स हमारी इस रेंज में है 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक, यानी कि म्यू एम जी तक, राइट। जब अप्लाइड फोर्स का हमारा रेंज ये है 0 से लेके म्यू एम जी तक, तब तक मुझे पता है कि भाई जो नेचर होगा फ्रिक्शन का वो स्टैटिक होगा और उस दौरान हमारा ब्लॉक मूव नहीं करेगा, डज नॉट मूव। अगर ब्लॉक बच्चों मूव ही नहीं कर रहा, रेस्ट पे है, तो एक्सेलरेशन ब्लॉक की कितनी डिफाइन हो जाएगी? 0, राइट, इस रेंज के लिए। फिर उसके बाद जब हमने अपनी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू म्यू एम जी से ज़्यादा कर दी, राइट, म्यू एम जी से अगर ज़्यादा कर दी तो मुझे पता है कि अब फ्रिक्शन जो है वो इस ब्लॉक को रोक नहीं पाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा। पहली बात तो काइनेटिक लगेगा फ्रिक्शन, ब्लॉक अब मूव करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ब्लॉक मूव करेगा और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू आप लिखेंगे नेट फोर्स अपॉन मास से, राइट। अब फोर्स कौन कौन सी लगेगी इस सिचुएशन में? आप फोर्स लगा रहे हो एफ, पीछे फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक जिसकी वैल्यू फिक्स होती है म्यू इंटू एम इंटू जी,
और मास है ब्लॉक का m, तो नेट फोर्स आ जाएगी F माइनस म्यू एम जी डिवाइडेड बाय मास, ये अपना एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो बस यही डिफाइन करना था, ये अपना आंसर है। Question 5. In the following figure, force F is gradually increased from 0. Draw the graph between applied force and tension in the string. The coefficient of static friction between the block and the ground is mu s. तो बच्चों यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू होगा वो होगा म्यू इंटू एन, जो नॉर्मल का वैल्यू होगा वो होगा कैपिटल एम जी के बराबर। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू आ जाएगा म्यू इंटू कैपिटल एम इंटू जी, राइट। The coefficient of friction between the block and the ground is mu s. ओके अब बच्चों हम जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे इनिशियली, तो इनिशियली तो क्या होगा कि फ्रिक्शन प्रिवेलेंट है ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में, तो फ्रिक्शन ब्लॉक को चलने नहीं देगा। जब तक ब्लॉक चलेगा ही नहीं, हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से, तब तक धागे में टेंशन जनरेट नहीं होगी, क्योंकि धागा में टेंशन सिर्फ तब जनरेट होती है जब धागा पुल होता है, राइट। तो पुल होगा ही नहीं क्योंकि ब्लॉक अपनी जगह पे है, धागा अपनी नेचुरल लेंथ में है, तो पुलने की टेंडेंसी नहीं हो रही जब तक ब्लॉक नहीं चलेगा। तो हमें पता है कि टेंशन तब तक जीरो रहेगा जब तक ब्लॉक डज नॉट मूव, राइट। तो अगर आप इसका एफबीडी बनाएं, इसके एफबीडी में हॉरिजॉन्टल में आप फोर्स लगा रहे हो एफ, यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है जी। तो हमारा फोर्स जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, ठीक है जी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी, उस दौरान ब्लॉक नहीं हिलेगा और टेंशन की वैल्यू ज़ीरो आएगी। ये बात समझ आ रही है? इनिशियली टेंशन की वैल्यू ज़ीरो आएगी इस रेंज के लिए, राइट। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू म्यू एम जी से कम, लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब म्यू एम जी से कम, इस रेंज में टेंशन नहीं आएगी। फिर अगर आपकी अप्लाइड फोर्स म्यू एस इंटू एम जी से ज़्यादा हो गई, तो उस दौरान क्या होगा? अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊँ तो आप फोर्स लगा रहे हो एफ, जो कि म्यू एम जी से ज़्यादा है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन अपना पूरा जोर लगा रहा होगा, क्योंकि इस समय आपकी अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है, तो वो पूरा अपनी पीक पे लग रहा होगा, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा म्यू एस इंटू एम जी, राइट। पर ये भी दोनों मिला के इसको नहीं रोक पा रहे होंगे, तो इस समय धागा खिंचेगा, राइट। इस समय धागे में टेंशन आएगी, और टेंशन लेट से टी जनरेट हुई धागे में, तो टी का वैल्यू लिखा जा सकता है कि इस समय एफ मस्ट बी इक्वल टू टी प्लस म्यू एस इंटू एम जी, ठीक है जी। टी बराबर एफ माइनस म्यू एस इंटू एम जी, ठीक है जी। ये टेंशन धागे के अंदर जनरेट होगी। ओके, तो रेंज डिफाइन कर दी हमने, एफ लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन टेंशन ज़ीरो, एफ ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन या म्यू एस एम जी टेंशन इक्वल टू दिस। तो अगर आप ग्राफ बनाएं टेंशन का और अप्लाइड फोर्स का, ये हमारी अप्लाइड फोर्स है, ये हमारी टेंशन है। तो इनिशियली तो ग्राफ कैसा जाएगा हमारा? ज़ीरो जाएगा टेंशन। कब तक ज़ीरो होगा? जब तक हमारी अप्लाइड फोर्स म्यू एस इंटू एम जी के बराबर नहीं हो जाती। उसके बाद अगर अप्लाइड फोर्स म्यू एस इंटू एम जी से ज़्यादा है तो ये वाले रिलेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा। अब इसमें हम देखो टेंशन को वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, फोर्स को एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, तो ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मेट हो गया, जिसमें स्लोप की वैल्यू मुझे 1 दिख रही है, राइट। और जो इंटरसेप्ट है वो मुझे म्यू एस इंटू एम जी विद नेगेटिव साइन, यानी नेगेटिव इंटरसेप्ट दिख रहा है। तो इसके बाद का पार्ट जो होगा बच्चों वो स्ट्रेट लाइन होगा, और उस स्ट्रेट लाइन में जो स्लोप होगी, पॉजिटिव स्लोप होगी, 1 स्लोप होगी, तो ये एंगल 45 डिग्री का रहेगा। और इस स्ट्रेट लाइन वाले पार्ट का आप देख सकते हो जो इंटरसेप्ट आएगा, वाई इंटरसेप्ट, वो नेगेटिव आएगा। तो ये अपना ग्राफ आ जाएगा।